सभी को नमस्कार भाई। आप सभी भाइयों का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग छोटे भाइयों? एक बार सारे बच्चे आज बेटा फटाफट से जुड़ जाओ फटाफट से। नमस्कार पूजा, आरती, राजा, नंदिनी, सचिन, हिमांशी, हेलो आरती, नमस्कार। आ गया मैं, आ गया आ गया आ गया काहे चिंता करते हो? नमस्कार अभिषेक यादव, नमस्कार इब्राहिम भाई। कैसे हैं सारे बच्चे? सब अच्छे हैं ना, दुरुस्त हैं? देखो आज हमें पढ़ना शुरू करना है भाई। आज 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 सारे बच्चे। ओ शाबाश, बहुत ही बढ़िया लाडली भाई, बहुत ही बढ़िया। आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ने की कहानी शुरू कर रहे हैं। और आज मेरे बच्चों हम पता है क्या पढ़ रहे हैं? आज हम कंजंक्शंस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नमस्कार मधु, हेलो भाई, रवि, नंदिनी, हेलो हेलो सारे बच्चे फटाफट से। देखिए मेरे दोस्तों, आज हम आपके साथ जो कहानी पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, वो कहानी है हमारी कंजंक्शंस की। ठीक है, चलो थैंक यू हिमांशी मेरे बच्चे, छोटा भाई थैंक यू। अब देखो भाई, आज हम आपको कंजंक्शंस में आगे पढ़ाएंगे एक प्यारी सी कंफ्यूजन, लाइक वर्सेस एज। लाइक और एज में क्या फर्क होता है, ये आपके पेपर में पूछी जाने वाली बात है भाई। ठीक है, लाइक और एज का डिफरेंस आप लोगों से पूछा जाता है। ओके, चलिए बाबू, अनलेस के साथ नोट नहीं आता, ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया। ठीक है सर, मैं गर्ल हूँ, थैंक यू, मैं बॉय हूँ चलिए पहले कुछ सेंटेंसेस लिख दूं आपके लिए। पहले कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप पहले लाइक और एज में से अपने हिसाब से, ठीक है ना, पहले लाइक और एज में से अपने हिसाब से चुनकर दिखाएंगे। ठीक है, आंसर स्पिट करके दिखाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए चलिए। ठीक है, आरती कह रही है सर मैं इंग्लिश बोल नहीं पाती। दिमाग में एक चीज अच्छे से बिठाओ, पहले हमें इंग्लिश इस लेवल पर सीखनी है ताकि हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर अपना सिलेक्शन ले सकें। अगर सिलेक्शन दिमाग में है तो इंग्लिश को बोलना ये सारी लेटर ऑन स्टेजेस हैं। समझ रहे? इंग्लिश को बोलना कैसे है, इंग्लिश का क्या करना है क्या नहीं करना, दिमाग में बिठा के चलो, मेरे को पढ़ना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन होने के बाद आप आगे की गाने गाना बेटा। ठीक है, बाकी परेशान होने वाले का तो कोई इलाज होता नहीं बेटा। ठीक है ना, परेशान होना ही है तो उसका कोई इलाज नहीं दोस्त। ठीक है, चलो चलो सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करें फटाफट से। चलिए चलिए, जीतू भाई अब क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा प्लीज। बेटा इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखेंगे। चलिए चलिए बेटा, ये टेंस में सिखाया जाता है पंकज बेटा। अगर आप किसी, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूँ छोटा सा वाक्य, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स। मैं अगर इस सेंटेंस में आपको कहूं बेटा इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाओ, ठीक है, जब आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाओगे तो नोट हटाने के साथ आप क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो इस डज का भी यूज हम नहीं करते और इस डज को हटाकर हम वर्ब के साथ लिखते हैं, शी लाइक्स एप्पल्स। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है बेटा, टेंसेस में सिखाई जाती है पंकज, समझे? तो जब आप अनलेस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो अनलेस की वजह से आपने क्या किया, अनलेस की वजह से नोट हटाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव बनाने के लिए अनलेस के साथ आप क्या लगा देंगे, आप लाइक्स लगा देंगे। ठीक है, टेंस में पढ़ते हैं बेटा इन चीजों को। हालांकि मैंने नाउन जब आपको पढ़ाया था तब भी थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया था, थोड़ी रिवीजन क्या करो बेटा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको समझा दूं बेटा कहानी क्या है प्यारी सी। ठीक है, आ जाओ बड़े प्यार से समझना। देखो मेरे बच्चों, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के पीछे एक प्यारी भरी कहानी है। कहानी क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आप बड़े ध्यान से समझने का काम करना। देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं लाइक की बात करता हूं तो लाइक अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है। और इसके बारे में ना, ये बात मैं आपके दिल पे पहले ही लिख चुका हूं। कहां लिख चुका हूं याद है भाई? प्रोनाउन पढ़ा था बाबू हमने, वहां इसके बारे में लिखा था कि ये जो लाइक है ना, अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है। और प्रेपोजिशन होने की वजह से इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। सभी को ये पता है ना भाई? और ऑब्जेक्टिव केस लिखने का मतलब या तो अपने आप में ये कोई एक शब्द हो सकता है या फिर अपने आप में एक फ्रेज हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो होना किसमें चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। होना किसमें चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। मेरी बात समझ में आ रही भाई? हाँ कि ना, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, और जब भी हम इसे लिखे हुए किसी वाक्य में देखते हैं तो इसकी हिंदी निकल कर आती है क्या, की तरह, या फिर के जैसे। की तरह या फिर इसी को हम कहते हैं क्या चीज, के जैसे। फाइन, हाँ कि ना? और ये अपने आप में बताने की कोशिश करता है क्या चीज मेरे भाइयों, आप कहेंगे सर जी ये बताने का काम करता है कंपैरिजन के बारे में। अब दोस्तों मैं एक सवाल आपके सामने लिख दूं, एक सवाल आपके सामने लिख दूं, एक सवाल लिख दूंगा तुरंत बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा मोहन लाइक आई एम आ स्टूडेंट। बेटा इस सेंटेंस को जरा ठीक करके दिखा दीजिएगा, इस सेंटेंस को जरा ठीक करके दिखा दीजिएगा फटाफट से। जी तू मेरे भाई फटाफट से बनाओ, अभिषेक, विनीत, जल्दी बनाओ फटाफट से, जल्दी से। अरे वाह, तो सेंटेंस कैसे ठीक करेंगे आप लोग मेरे बच्चों? पढ़ी हुई बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा भाई मैं आपको। सर जी ये लाइक जो है ना, ये प्रीपोजिशन है, की वजह से ऑब्जेक्टिव केस आई को हटा के मी हमने लिख दिया। अब इस ऑब्जेक्टिव केस का इस वर्ब से ताल्लुक नहीं, मोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इस लिखे हुए सब्जेक्ट की वजह से इस एम को यहां से हटाकर हम लोगों ने क्या लिख दिया गुरुजी, हमने कहने इस लिख दिया, खत्म हो गई बात। ठीक है भाई, हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी हो गया बेटा, आसान था ना बिल्कुल। पढ़ी हुई बातें हैं तो सारी आसान लगती हैं दोस्त, है ना भाई? अब आपके दिल पे दूसरी बात मुझे लिखनी है। दूसरी बात कौन सी बेटा? लाइक की तरह से अब मुझे आपको एज के बारे में समझाना है ना? जैसे लाइक है वैसे ही एज क्या काम करता है। एज अपने आप में क्या कर रहा होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एज अपने आप में एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। एज अपने आप में क्या करता है, एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। क्या काम करता है, कंजंक्शन की तरह काम करता है। और कंजंक्शन बताने की कोशिश करता है किसके बारे में, तुलना के बारे में। तुलना को ही हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। तुलना को हम क्या कहते हैं बेटा, कंपैरिजन कहते हैं, है ना? ठीक है, निर्मल कुमार कह रहा है सर लाइक वर्ब और प्रीपोजिशन में डिफरेंस बता दीजिए। अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, प्रोनाउन को जाके देखना, उसमें लाइक में, डिसलाइक में, अनलाइक में,
राइट प्रेपोजिशन कैसे, वर्ब कैसे, सब कुछ बता रखा है। आप रिवीजन नहीं करते बाबू, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। रिवीजन करोगे तो मिल जाएगा सब कुछ दोस्त, रिवीजन ही नहीं करोगे तो मैं कैसे आपको बताऊं कि आप क्या कर रहे हो। गलत बात है भाई, बहुत ही गलत बात है। टीचर सब कुछ पढ़ा देता है, रिवीजन नहीं करते फिर परेशान होते हो। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, कहानी को प्यार से समझने की कोशिश करना। राधा इज एज स्मार्ट एज किरण इज। बाबू एक बार सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। राधा इज फास्ट एज अ डियर। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे फटाफट से। बुक के नाम के बारे में बता दो। सोनाली बेटा सब ठीक चल रहा है क्लास में। देखो बच्चों, आपको ना बुक जो लेनी है, आज मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूँ। वोकैबुलरी की तो वोकैबुलरी बुक है, वो भी मेरे पास है नहीं। ये वाली बुक है आपकी द इंग्लिश एक्यूमेन। इस बुक से अब आप लोगों के जितने भी टॉपिक हो चुके हैं ना प्रदीप, ये सारे के सारे टॉपिक अब आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। द इंग्लिश एक्यूमेन, करेक्ट है। ब्लू कलर वाली लेनी है, रेड कलर वाली पुराना एडिशन है, ठीक है। ये 5th एडिशन है, यही वाला आपको एडिशन पढ़ना है, ठीक है बाबू। चल अब पढ़ाई कर लेते हैं बेटा। आ जाओ। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से समझें तो इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिल गया भाई? हमें मिला मेरे भाई, हमने यहाँ राधा का कंपैरिजन किया है किरण से। दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां हैं। यहाँ राधा का कंपैरिजन कर दिया डियर से। इस डियर का मतलब क्या होगा बेटा? इस डियर का मतलब हिरन है, समझ रहे हैं? ओ भाई साहब, विनीत कुमार ने एग्जांपल बना दिया, कमाल का एग्जांपल बना दिया भाई, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बेटा। तो राधा का कंपैरिजन हम हिरन से कर रहे हैं, दोनों डिफरेंस देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इसके पीछे की कहानी को समझाता हूं बेटा। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है इस लिखे हुए प्यारे से शब्द में। ध्यान से देखना क्या लिखा है। बचपन में किसी टीचर ने हमें पोएट्री जब पढ़ाई थी तब पढ़ाया था भाई सिमिली के बारे में, मेटाफर के बारे में। कुछ याद है भाई? सिमिली के बारे में, मेटाफर के बारे में कुछ हमने पढ़ाया था, है ना? मेरी बात समझ बेटा। जब सिमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब सिमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं तो दोस्त सिमिली का मतलब क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। सिमिली का मतलब होता है एक तरह की तुलना करना, अ कंपैरिजन। किसके बीच? बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? दो अलग अलग कैटेगरी के। इंसान की तुलना जानवर से कर दी। मैंने क्या कहा? इंसान की तुलना जानवर से कर दी, समझ रहे? जानवर की तुलना पक्षी से कर दी, किसी इंसान की तुलना पत्थर से कर दी, समझ में आ रही है ना? और इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? बाय यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। या तो लाइक या फिर एज के आधार पर हम कंपैरिजन करने का काम करते हैं, ठीक है भाई। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गई? इसे हम कहते हैं कंपैरिजन करना। अब यहाँ पर हम राधा से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ राधा का हम किसी जानवर से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इनके एनालिसिस पर काम करते हैं बेटा। राधा हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना भाई, ठीक है। इस हमारे सामने एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब की वजह से यहाँ जो स्मार्ट लिखा है ये एडजेक्टिव हो गया, है ना भाई। अब इस एडजेक्टिव से पहले आकर तुलना करने में मदद करने वाला ये अपने आप में एडवर्ब हो गया, ठीक है भाई। आगे हमने देखा तो साहब ये जो एज लिखा है ये अपने आप में कंजंक्शन है, ठीक है जी। ये अपने में क्या होगा बेटा? कंजंक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। आगे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो राधा की तुलना हमने किरण से कर दी, ये भी सब्जेक्ट है तो ये भी अपने आप में सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब थी तो यहाँ पर भी हमने लिंकिंग वर्ब लिख दी। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें, करेक्ट है, हाँ कि ना? अब मेरे दोस्त अगर इस सवाल की हम बात करते हैं तो राधा अपने आप में क्या है बेटा? आप कहेंगे राधा सब्जेक्ट है, इज अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, फास्ट अपने आप में क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव हो गया। अरे हाँ ना। अब इस एडजेक्टिव के बाद हमने यहाँ से कंजंक्शन जोड़ने का काम किया है, ये एज अपने आप में क्या है? कंजंक्शन है। इस सब्जेक्ट की तुलना हमने किससे की है? डियर से की है, ये भी अपने आप में सब्जेक्ट है। अरे हाँ ना, ये हमारे सामने लिंकिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है भाई। अब आप कहेंगे सर हम इस एज के लिए कंपैरिजन को बनाने के लिए हम यहाँ इससे पहले एज को लिखें। मैं कहूंगा बेटा लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मत लिखो। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एडवर्ब का ही काम करता है और यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट से बीच हम तुलना करने हैं तो यहाँ एक प्यार भरी सिमिली हमारे सामने काम कर जाती है। मेरी बात समझ बेटा। नीतीश भाई आप कमेंट करते रहो भाई, मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ बेटा। आप कंजंक्शन में नाउन की बात पूछना चाह रहे हो मेरे से, ठीक है। जिस दिन आप कंजंक्शन पे आओगे तब तक मैं सिलेबस खत्म कर चुका हूं। आप देखो क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, आप डाउट के नाम पर अपने आप को परेशान कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? आपने इतने सारे बड़े बड़े कमेंट लिख दिए मेरे बच्चे, ये तो बता क्या तूने ये समझा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ? नहीं समझा ना, नहीं समझा ना, कर लिया ना सारा काम खराब। लगे रहो बेटा, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? कभी नहीं समझा सकता बेटा उन बच्चों को जिनको सिर्फ अपने कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, समझ गए भाई? लगे रहो बेटा, ठीक है। बता नीतीश बेटा नाउन में क्या कितने को डाउट है? बता, पढ़ाना ही छोड़ देते हैं यार, तू अपने नाउन के डाउट निकाल मेरे भाई। बाकी बच्चे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे भाई, बात को समझ में आई भाई, है ना? ठीक है दोस्त, अब इस छोटी सी बात से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी समझने की कोशिश करनी है। मैं आपके सामने 3 बातें लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। बड़े प्यार से समझिएगा। देखो भाई, जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर तुलना करने का काम करते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर तुलना करने का काम करते हैं तो तुलना करने के लिए क्या तरीका है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। जब हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो भाई हम किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ लाइक का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम जो भी लिखने का काम करेंगे वो ऑब्जेक्टिव किसी होना चाहिए। हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट की तुलना एज लगाकर सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे, ये भी हमें समझ आता है क्योंकि तुलना सब्जेक्ट के साथ है। बात समझ में आ गई भाई, है ना? करेक्ट है बेटा। नीतीश भाई कह रहा है मैं लाइव क्लास नहीं देखता, सिर्फ पूछने आया है। भाई कैसे समझाऊं मेरे बच्चे आपको, कैसे समझाऊं भाई आपको, कैसे समझाऊं बेटा आपको? क्यों नहीं समझते हैं आप? अरे भाई आप अगर लाइव क्लास नहीं देखते हैं, आप अपनी पूरी की पूरी बाकी की क्लास को देखा करो यार। नाउन आपने कहा, नाउन में कोई डाउट है, प्रोनाउन पूरा देखो, प्रोनाउन में डाउट है, एडजेक्टिव पूरा देखो, आप एडजेक्टिव तक आते आते सारे डाउट अपने आप सोल्व कर लोगे। लेकिन भाई आप तो नाराज हो रहे हो, नाराज होने वाले बच्चों को कुछ कर ही नहीं सकते गुरुजी, है ना भाई? चलो बाकी पढ़ने पे ध्यान देते हैं भाई। अब कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ भी कर लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ भी कर लेते हैं। अब ऐसे मामले में हम एज क्या लाइक का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा शी लव्स हिम लाइक एज, ठीक है भाई। आई टीच हिम लाइक एज। अभी सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई। दीपक भाई कह रहा है तबीयत खराब हो गया है सर। कोई बात नहीं बेटा, रेस्ट कर लो यार। दीपक सिन्हा भाई रेस्ट कर लो, है तबीयत खराब है, रेस्ट कर लो, परेशान मत हो, ठीक है। चलो भाई, अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो हमें दिक्कत नहीं है, मैं उसे पढ़ाता हूं, ये इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया भाई, है ना? अब इस ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन इस ऑब्जेक्ट के साथ हो गया क्योंकि यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। अरे है ना, यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन इस ऑब्जेक्ट के साथ हो गया भाई क्योंकि यहाँ एज लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, ठीक है, इजी।
क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? करेक्ट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे इन सवालों पर। नीतीश कुमार, मेरे बच्चे 6 सवाल आपके सामने एक बार बना के दिखाओ फटाफट से। चलो भाई सारे बच्चे फटाफट से आंसर बनाने की दिखाएंगे, कोशिश करके दिखाएंगे। आओ भाई आंसर्स बनाना शुरू करते हैं। सारे बच्चे कमेंट्स में एक्टिव हो, एक एक क्वेश्चन को बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, वह पेश आती है जैसे कोई लोमड़ी हो। अब आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, सेंटेंस हमारे सामने आ गया, तो सर हम कंपैरिजन के लिए एज का चुनाव करेंगे, ना कि लाइक का। बात खत्म। रिवर्स कंसीडरेशन आपको लेकर चलनी है। ठीक है, रिवर्स कंसीडरेशन आपको लेकर चलनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। माय लव इज लाइक एज अ रेड रेड रोज। अब हमारे सामने ये जो लिखा हुआ है भाई, फ्रेज है अपने आप में, सेंटेंस तो नहीं है, सेंटेंस नहीं है, तो लाइक लगाकर हम इस बातचीत को कहकर फारिग कर देंगे। मेरा प्यार एक लाल गुलाब की तरह है ना, सुंदर खूबसूरत खुशबू से भरा, है ना भाई? ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा नीतीश ने लिख के भेजा इट इज ही हु किल्ड अ स्नेक का क्वेश्चन टैग बता दीजिए सर लास्ट। भाई इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाने की कोशिश करोगे तो यहां पर आप बनाएंगे इजंट ही। ठीक है, खत्म होगी बात। फाइन, चलिए अगले सवाल पर काम करते हैं। माय फ्रेंड रेज्ड हिज वॉइस लाइक एज अ लॉयन डज। अब आप कहेंगे सर यहाँ हमारे सामने सेंटेंस लिखा है बेटा, ये एज अपनी जगह सही है, करेक्ट है भाई? ये भी बात अपनी जगह करेक्ट होगी भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, क्या कहता है? दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल लाइक एज अ हेवन। ठीक है ना। अब अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ हेवन हमारे सामने क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज है। ठीक है ना, और फ्रेज के लिए हम लाइक के साथ अब इस बात को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ रहे? ठीक है बेटा। दीक्षा जी पूछ रही है फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। अब रिवीजन से दूर है, पहले दिन की क्लास में बताया हुआ बेटा, फ्रेज हम कहते हैं जब शब्द ऐसे लिखे हो जिनका पूरा अर्थ ना लिखा हुआ हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, पहले दिन की क्लास में बताया जाता है। हमारे बच्चों के पास रिवीजन करने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। सेंटेंस को ही हम क्लॉज कहते हैं, सेंटेंस को ही हम क्लॉज कहते हैं, और सेंटेंस क्लॉज का मतलब है शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपने आप में विदाउट की जगह कह दीजिएगा विद अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है भाई, ओके। बहुत सारे बच्चों ने ना इंग्लिश को मैथ बना दिया है, बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, कैसे बना दिया मैथ? जैसे मैथ में ना डाउट नाम की एक चीज पैदा होती है। डाउट नाम की चीज क्यों पैदा होती है मैथ्स में, मैं बताऊं आपको। टीचर आपके सामने क्वेश्चन उठाता है, मैं बताता हूं क्या कहानी होती है बेटा। टीचर आपके सामने ये एक क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया, ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, 4 ऑप्शन लिख दिए, टीचर समझा रहा है क्वेश्चन को। मैथ्स में देखना क्या होता है, टीचर समझा रहा होता है तो उसने हर एक लाइन से उसको समझाया और 4 पॉइंट्स में क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। अब यहां डाउट पैदा होता है, समझ? यहां डाउट पैदा होता है। क्यों डाउट यहां पैदा होता है? क्योंकि यहां इनके बीच में कुछ बोला है, समझाया टीचर ने, वो हमें ध्यान नहीं है। समझ? ये है मैथ में डाउट होने का रीजन। इंग्लिश में डाउट कहां आ रहा है? इंग्लिश में डाउट इस चीज में आ रहा है कि टीचर ने हर एक चीज एक एक खोल के आपको समझा दी, इसमें भी डाउट आ रहा है। तो मुझे लगता है इंग्लिश में डाउट आने की बजाय हमें ये समझना होगा कि या तो हम रिवीजन नहीं कर रहे अपनी पिछली क्लासेस की। अगर कोई छोटा सा बच्चा के मुझसे कहे जी फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है, तो मुझे रोना ही आएगा। मैं कहूंगा पहले दिन ये समझाया तो था मैंने, लेकिन आप लोग अंग्रेजी को मैथ्स बना बैठे हो। डाउट के नाम पर आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हो, समझ? इतने ज्यादा अति लेवल में परेशान हो जाते हैं, तो उसका कुछ कह नहीं सकते साहब। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखो ये लिखा रजत इज अलर्ट एज एन आउल। ठीक है, रजत इतना अलर्ट है जितना कि कोई आउल है। तो सर रजत अलग है, आउल अलग है, तो सर हम कंपैरिजन कर बैठे, ये अपने आप में बिल्कुल एज के साथ ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ कोई सेंटेंस थोड़ी बना है, सेंटेंस नहीं है, तो दोस्त इस लिखे हुए एज को हटाकर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? लाइक लगा देंगे, खत्म हो गई बात। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ क्या चीज? रजत इज स्मार्ट एज जॉन। सर जॉन भी इंसान, रजत भी इंसान, यहाँ पर हमें कंपलसरी एज लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज और एज के बीच ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमारे सामने है। ठीक है ना। अब यहाँ एज के साथ एज ही हमें लगाना होगा, या फिर दूसरा तरीका है, ये तो हमारा एक तरीका ठीक हुआ, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है, हम इसी लिखे हुए वाक्य को ऐसे लिखें, रजत इज स्मार्ट, कि रजत स्मार्ट है, आगे क्या लिखेंगे? लाइक जॉन। ठीक है भाई, करेक्ट होगी बात। आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बच्चों रिवीजन किया करो, बार बार अपने नोट्स को पढ़ा करो। अगर आपको कोई चीज नाउन में समझ नहीं आई तो डेफिनेटली हम लोगों ने उस बात की वजह को प्रोनाउन में समझा होगा। प्रोनाउन में समझ नहीं आया तो वो चीजें एडजेक्टिव में समझाई होंगी, एडजेक्टिव में समझ नहीं आया तो वो आपको एडवर्ब में समझ आएगा, एडवर्ब में भी समझ नहीं आया तो हो सकता है अभी उससे रिलेटेड कुछ बातें और मुझे बतानी हो। तो बाबू दो चीजें, एक पेशेंस रखना है, एक रिवीजन लगानी है, सारी चीजों का इलाज है। मैथ्स नहीं है ये, रीजनिंग नहीं है ये इंग्लिश है, और इंग्लिश पता नहीं पिछली कौन सी क्लास से कौन से कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रिलेट कर दूं। ठीक है, रिवीजन आपको करनी है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं आगे। आखिरी की ये दोनों बातें ध्यान से समझिए आप लोगों ने। ठीक है, एक बार आखिरी की दोनों बातों को ध्यान से समझने का काम करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से समझने का काम करेंगे। मैं यहाँ रजत का कंपैरिजन कर रहा हूं मान लीजिए मोनू से। आप कहेंगे सर दोनों इंसान है, दोनों इंसान है, दोनों इंसान की अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा रजत इज एज ऑनेस्ट, रजत इतना ही ईमानदार है जितना मोनू है। ठीक है जी, यहाँ मोनू के साथ जरूरी नहीं आप इज लिखें, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब देखो ध्यान से कहानी में क्या है, यहाँ रजत भी इंसान है, मोनू भी इंसान है, एज के बीच ये पॉजिटिव डिग्री, ये हम लोगों ने एडजेक्टिव में समझा है, ध्यान से, ये हमने एडजेक्टिव में समझा है, ध्यान से। अब अगर मेरे बेटे में यहाँ रजत का कंपैरिजन करूं, रजत इज और मैंने लिख दिया इनोसेंट, आगे मैंने लिख दिया शीप, शीप हम कहते हैं भेड़, भेड़ एक ऐसा जानवर है, भेड़ एक ऐसा जानवर है। ठीक है, तो जो जानवर होते हैं ना भाई, वो मतलब अलग अलग क्वालिटी देखते हैं। जैसे फोक्स चातुरता के लिए जाने जाते हैं, मतलब फोक्स एक ऐसा जानवर है जिसको आप शातिर पने के लिए जानते हैं, शेर बहादुरी के लिए जाना जाता है, इसी तरह शीप को मासूमियत के लिए जाना जाता है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, मुझे ध्यान से सोच के बताओ, बताइए जरा ध्यान से। रवि वर्मा बेटा चौथे के लिए आंसर लगाया तो है बेटा, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, एज अ हेवन नहीं भाई, अ हेवन सेंटेंस नहीं है साहब, लाइक लगाएंगे, कैसे बताऊं भाई? कह रहा है सर चौथे में एज आएगा, लाइक आएगा। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं गाड़ी निकालूं, इनको डिग्गी में भरूं और इनको छोड़ दूं जाके श्रीलंका। इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा बेटा? तो इस सेंटेंस के आंसर दो तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, एक तरीका तो इस सेंटेंस का आंसर बनाने का ये होगा कि रजत इज, मैं लिख दूंगा यहां पर इनोसेंट और उसके बाद लिख दूंगा लाइक अ शीप।
ठीक है भाई, है ना, ये तो अपनी जगह सही हो ही गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपनी जगह बिल्कुल दिक्कत नहीं कर रहा है ना। दूसरा तरीका, अगर मुझे यहाँ एज लगाना है तो एज यहाँ पर भी लगाना होगा, एज यहाँ पर भी लगाना होगा, ठीक है भाई। तो दो तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। करेक्ट होगी बातचीत बेटा। अब घर पे थोड़ी सी रिवीजन करना बेटा, ठीक है, चाय नाश्ता खा पी के आराम से रिवीजन थोड़ी थोड़ी करोगे ना, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो भाई, सारे भाई प्रॉमिस करो रिवीजन करेंगे आज से, और क्लास में पढ़ते हुए पूरा ध्यान रखेंगे, गुरुजी आप क्या कहते हो क्या समझाते हो हम पूरी ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, गॉट इट। नहीं तो बाबू फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एक से पढ़ो, जी जान लड़ा के पढ़ो। हर रोज अगर आप बीमार हैं और हर रोज अगर आप डॉक्टर बदलते रहेंगे ना, समझे, हर रोज अगर आप डॉक्टर बदलते रहेंगे तो आप बीमारी तो ठीक नहीं कर पाएंगे और नई बीमारियां गले में डाल लेंगे, ठीक है ना। चल मेरे भाई अब समझना शुरू करते हैं। हाँ, अंग्रेजी को मैथ बना दिया कुछ लोगों ने, डाउट का ढकोसला चल रहा है भाई दिमाग में, ठीक है। चले अब शुरू करें बेटा। ओ भाई साहब, अब पढ़ते हैं बेटा आगे का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अब मैं एक प्यारा सा शब्द आपके सामने लिख रहा हूं भाई, ठीक है। ये देखो भाई मैंने क्या लिखा आपके सामने, कोई इसकी हिंदी मुझे बता सकता है बेटा? कोई भी मेरा भाई इस लिखे हुए शब्द की हिंदी बता सकता है ये क्या है? बताइए जरा। हम्म तो इसे हम कहते हैं पर्पस। क्या कहते हैं भाई इसे हम कहते हैं दोस्त पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है बेटा? उद्देश्य। आप जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, आप जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं तो काम करने का आपका अपना एक उद्देश्य होता है ना। काम करना एक बात हुई, समझे, काम करना एक बात हुई, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरी बात हुई। कैसे? ध्यान से समझना भाई। मैं आपको पढ़ाता हूं, इसका पर्पस क्या है? ताकि आप सिलेक्शन ले सकें, समझ रहे। मैं आपको बहुत प्यार से हर एक चीज के लिए रोकता हूं, पर्पस क्या है? कहीं आप कोई गलती ना कर बैठे, समझ रहे, कहीं आप भटक ना जाए, इसलिए मैं आपको फिजूल बातों के लिए हमेशा रोकता हूं। हालांकि कई बच्चे इस बात पर भी कहते हैं कि सर ऐसे बच्चों को इग्नोर कर दिया करो ना जो फिजूल बातें कर रहे होते हैं। दोस्त इग्नोर तो मैं कर दूं, लेकिन क्या करूं, अपने हैं ना सारे बच्चे, समझ रहे, अपने मतलब अब ये सोच के चलो कि ये बहुत प्यारे बच्चे हैं कि मेरे एक एक बच्चे की चिंता होती है, इसलिए थोड़ी सी मेरे को लगान रहती है कि भाई सिलेक्शन के लिए हर एक बच्चे को मोटिवेटेड रखना, गलती कोई ना करे, ठीक है ना। तो आओ भाई अब बात को समझते हैं। जब भी हमें पर्पस बताना होता है मेरे भाई, जब भी हमें पर्पस बताना होता है तो पर्पस कभी भी एक वाक्य में नहीं बताया जाता। क्या बोले हम? पर्पस कभी भी एक वाक्य में नहीं बताया जाता। पर्पस को बताने के लिए मेरे प्यारे दोस्त एक नहीं हमें दो वाक्यों की जरूरत है। हमें एक नहीं दो वाक्यों की जरूरत है। पर्पस को बताना अगर है, उद्देश्य अगर हम बताते हैं तो वो एक नहीं दो वाक्यों में हमें बताना है, ठीक है जी, करेक्ट है। कैसे? ठीक है ना। एक भाई ने लिखा है हम पढ़ते हैं ताकि हमारी शादी हो। शादी तो तुम्हारी बिना पढ़े भी हो जाएगी। चिंता का सवाल ये है कि शादी के बाद आने वाले जीवन साथी को क्या खिलाओगे, है भाई। अब ध्यान से समझना, पहले हिस्से में हम हमेशा बताने का काम करते हैं एक्शन, और दूसरे हिस्से में हम बताने का काम करते हैं क्या चीज? आप कहेंगे सर पर्पस बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? पर्पस बताने का काम करते हैं। अब इन दोनों प्यारी प्यारी बातों को जब आपस में हम जोड़ने पर आएंगे तो जोड़ेंगे किससे? आपको सर जोड़ने के लिए तो एक ही है हमारे पास, क्या चीज? हमें कंजंक्शन की तो जरूरत होगी। मैं कहूंगा भाई बात तो तुम सही पकड़े हैं, बात तो तुम सही पकड़े भाई, हाँ ना। तो भाई जब इनको आपस में हमें जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है दोस्त, ठीक है। अब इस कंजंक्शन के बारे में धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग ध्यान जरूर दीजिए बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर एक्शन और पर्पस को जोड़ने के लिए हम एक प्यारे से कंजंक्शन सो दैट का यूज करें, किसका यूज करें बेटा? अगर हम एक प्यारे से कंजंक्शन सो दैट का यूज करें तो कैसे बनेगा वाक्य? ध्यान दीजिएगा भाई। सो दैट से पहले अगर लिखा हुआ एक्शन हमारे सामने प्रेजेंट में है तो हम सो दैट के ठीक बाद पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद लिखेंगे एक प्यारी सी हेल्पिंग वर्ब मे। क्या लिखेंगे? इसके साथ हम हमेशा प्यारी सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मे, ये होगी पहली बात। अगर बाबू ये एक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है पास्ट, तो पास्ट में लिखने की वजह से मे को हटाकर हम लिखेंगे माइट। क्या लिखेंगे? मे को हटाकर हम लिखेंगे माइट। उदाहरण से समझ लेते हैं इस बात को, ठीक है। मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, मैंने कहा ही रैन फास्ट सो दैट ही कैन कैच द बस। बेटा इस सेंटेंस में कोई ठीक हो सकती है बात तो बताइएगा। एक वाक्य यहां लिख दिया है, ठीक है भाई। दूसरा वाक्य और लिख दिया मैंने, वी ईट सो दैट वी विल लीव। बेटा दोनों सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाओ फटाफट से। सिट टू सूर्या, बाबू पढ़ लो ना प्लीज। सर लव यू लिखने से क्या होगा भाई? पढ़ लो ना मेरे बच्चे। तो चलिए बिल्कुल आसान आंसर होगा। आपने कहा सर रैन पास्ट में कहा है, सो दैट के बाद हमें कैन को हटाकर गुरुजी सिर्फ मे लगा देना है। यहाँ पर वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, ईट प्रेजेंट में लिखा है, विल को हटाकर गुरुजी हम यहाँ पर मे लगा देंगे। अब इस सो दैट की हिंदी क्या होती है बेटा? सो दैट की हिंदी निकलकर आ गई हमारी नजरों में ताकि। सो दैट की हिंदी क्या होगी बेटा? ताकि। आप कोई भी काम करते हैं ताकि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई परिणाम पा सकें, ठीक है ना। अब भाई इसी के अलावा एक दूसरी कहानी को समझना। दूसरी कहानी क्या बेटा? सो दैट की जगह कभी कभी हम लोग पर्पस बताने के लिए सो एज का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सो एज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देखो ध्यान से, हम इसी की जगह कभी कभी सो एज का प्रयोग करते हैं। तो जब सो एज का हम प्रयोग करते हैं साहब, तो क्या कहानी है? चाहे बात पहली प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आने वाली जो भी हमारे पास वर्ब है इसके ठीक बाद हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते बेटा? सब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट को हटाकर हम सीधा सीधा कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? टू के साथ वी वन। इसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। सेंटेंस किससे बनाएंगे बेटा? इन्फिनिटिव से बनाएंगे। बताओ जरा, सेंटेंस किससे बनाएंगे बेटा? इन्फिनिटिव से बनाएंगे। अब इन्फिनिटिव से सेंटेंस कैसे बनेगा? चलो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी लिखे हुए वाक्य को हम दोबारा से लिखते हैं, और मैंने कहा ही रैन फास्ट, सो दैट को हटाकर मैंने लिख दिया सो एज। जैसे मैंने सो एज लिखा तो क्या हटा? पहले तो ये ही हटा, मे हटा, और सीधा आपने इन्फिनिटिव यानी कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लिख डाला, सो एज टू कैच द बस। करेक्ट हो गया भाई? करेक्ट होगा भाई? हाँ, पहले सेंटेंस में मे नहीं बेटा माइट होगा, माफ करना बेटा, माफ करना बेटा, यहाँ पास्ट होने की वजह से यहाँ मे नहीं माइट होगा। सॉरी भाई, सॉरी गलती होगी भाई, सॉरी भाई गलती होगी, पहले सेंटेंस में जल्दबाजी में गलत लिख दिया, माफी देना बेटा। चलो अब आप एक काम कर दो बच्चों, मेरे लिए एक बार सेकंड सेंटेंस को जरा बनाकर दिखा दो। चलो भाई इसको सो ऐसे लिखकर दिखा दो फटाफट से भाई।
अब इसको कैसे बनाएंगे आप कहेंगे सर देखो हम लिखेंगे वी ईट सो एज, अब इसके बाद ना तो हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत, लिखने की जरूरत, सो एज टू लिव, खत्म हो गई बात भाई, करेक्ट हो गया भाई, हाँ कि ना। अच्छा भाई देखो इसी के अलावा और भी तरीके से हम बना सकते हैं। अब भाई इस सो एज को हटाकर इसी की जगह हम इन ऑर्डर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? इन ऑर्डर दैट, नहीं नहीं इन ऑर्डर दैट का नहीं, एक काम करते हैं एक साथ दोनों बता देता हूं। इन ऑर्डर टू, दोनों का एक साथ प्रयोग समझना बेटा, दोनों का एक साथ प्रयोग समझना, ये दोनों बेचारे बिरादरी भाई हैं, ठीक है ना, इनकी हिंदी सबकी ताकी ही है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं दोस्त, ठीक है ना, यहां पर इन ऑर्डर दैट लिखा है, दैट अपने आप में कंजंक्शन है, दैट अपने आप में कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन होने की वजह से सब्जेक्ट हम लिखेंगे, प्रेजेंट की वजह से मे, पास्ट की वजह से माइट, आगे हम लिख देंगे जो भी सेंटेंस हमारा है। इन ऑर्डर के साथ टू लिखा है तो टू के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के इंफिनिटी बनाना पड़ेगा और आगे का सेंटेंस लिखेंगे। चल मेरे भाई आजा फिर से दो लगाते हैं दोस्त, ठीक है। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को जरा फिर से इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर दैट से बनाते हैं, है ना। आ जाओ भाई, मैंने कहा ही रैन फास्ट इन ऑर्डर टू, क्या लिखा मैंने, कैच द बस, ये तो एक सेंटेंस हमारे सामने हो गया। और मैं अगर इसी को फिर से लिखने का काम करूं, ही रैन फास्ट, एक काम कर लेते ना, चलो लिख देता हूं दोबारा से, ही रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट ही माइट कैच द बस, बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। हाँ जी सोनाली, वैभव तिवारी, विनीत, हाँ भाई नवीन यादव, क्या नाम था उस बच्चे का, नीतीश कुमार, ओ शैतान लाडले, अब तो बना दे मेरे भाई। चलो इसका एक बार मुझे बना के दिखाओ, इन ऑर्डर टू से भी और इन ऑर्डर दैट से भी, दोनों से बना के दिखाओ फटाफट से। शाबाश शुभम बर्मन, बेटा क्वेश्चंस के आंसर्स बना लो, हाई कर रहे हो आप मुझे, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू। चलिए तो आप इसको भी बना सकते हैं, वी ईट, या तो कह सकते हैं क्या इन ऑर्डर टू लिव, ठीक है, या इसी की जगह आप कह सकते हैं इन ऑर्डर दैट वी मे लिव। सभी के आंसर्स ठीक से बनने बेटा, ठीक है भाई। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट समझो बेटा, एक और कॉन्सेप्ट समझो, हम इन सभी शब्दों की बजाय कभी कभी लेस्ट का प्रयोग भी कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? लेस्ट का प्रयोग भी करते हैं। अब लेस्ट एक खूबसूरत शब्द है, लेस्ट एक खूबसूरत शब्द क्यों है? क्योंकि लेस्ट की हिंदी क्या होती है, ध्यान से एक बार सारे बच्चे लिखकर दिखाओ मुझे कमेंट्स में, कहीं ऐसा ना हो, सारे बच्चे इसको लिखकर दिखाएं इसकी मीनिंग एक बार फटाफट से। आओ भाई, जब हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा कहीं ऐसा ना हो, देखो एक बात याद रखना बेटा, जो हमने यहाँ प्रेजेंट पास लिखा है ना उसको आप सभी के लिए वैलिड लगा के चलना, इस वाक्य के लिए भी, इस वाक्य के लिए भी, इस वाक्य के लिए भी, ठीक है भाई। हाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्त जब लेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो लेस्ट अपने आप में क्या काम करता है, कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट के बाद हम लिखते हैं पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल एक्सरी हमेशा क्या आती है इसके साथ, शुड, क्या आती है इसके साथ हमेशा मॉडल एक्सरी, शुड, करेक्ट है ना। लालू बेटा सभी क्लास अच्छे से चलिए दोस्त, ठीक है। अब हमें क्या समझना है बेटा, लेस के अंदर पहले से ही कहीं ऐसा ना हो, नेगेटिव मीनिंग जुड़ा है, इसलिए हम इसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करते, नोट का प्रयोग नहीं करते। और ठीक इसी के बाद आने वाला जो भी हमारे सामने वर्ब है ना, वो नेगेटिव सेंस वाली वर्ब हमें चाहिए या नेगेटिव सेंस वाला कोई भी शब्द हमें चाहिए। तो लेस को लेकर तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कौन सी बेटा, लेस के बाद हमेशा शुड का यूज करना है, दूसरी बात आने वाले पर्पज में नोट का यूज नहीं करना, और तीसरी बात नेगेटिव सेंस बताने वाला शब्द हमें चाहिए, ठीक है जी, है ना, करेक्ट है। ठीक है अफजल भाई रेस्ट करो बेटा, आराम करो, ठीक है, जब तभी ठीक हो तब आराम से रिकॉर्डेड क्लास देखना बाबू। अब इस लिखे हुए वाक्य को मैं लेस्ट से लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ही रैन फास्ट लेस्ट, ही आगे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, सर लेस्ट लिखने की वजह से पहले मुझे यहां शुड लिखना होगा, आगे सेंटेंस में नेगेटिव नोट नहीं लगाना है, उसके बाद कैच का मतलब बस पकड़ना, और इसका एंटोनिम क्या होगा, बस को छोड़ना, तो आप क्या कहेंगे, ही शुड मिस द बस, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना, ओके भाई। अब मेरा बच्चा आप एक काम करेंगे, इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 2 को जरा लेस्ट के साथ बनाकर दिखाएं, चलो थोड़ी सी करो मेहनत मेरे लिए भाई, थोड़ी जगह दे दे मुझे, शाबाश, बनाइए बनाइए। अब आप इसको जब नेगेटिव बना रहे हैं, आई मीन लेस के साथ बना रहे हैं, वी ईट लेस्ट, वी के बाद हमने लेस की वजह से शुड लगाया, नोट लगाने की जरूरत नहीं, लिव का नेगेटिव क्या होता है भाई, डाई होता है, बात खत्म, है ना। अब कुछ बच्चों को इसकी हिंदी ऐसे लग रही है हम खाते हैं, ठीक है, मर जाना चाहिए ठीक है, तो मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, मानसी इज नॉट केयरलेस, मानसी इज नॉट केयरलेस, बाबू इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग ध्यान से समझो। डेड, पायल बेटा डेड अपने में एडजेक्टिव होता है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है शुड के साथ, डाई लिखेंगे। इस लिखे हुए वाक्य का अर्थ समझना ध्यान से, देखो ध्यान से, मानसी इज नॉट, नॉट का मतलब नेगेटिव होता है, केयर के साथ लेस जुड़ गया है तो ये भी नेगेटिव है ना। अब देखो गणित ने हमें समझाया, आओ चलो गणित की मदद लेते हैं भाई, दीक्षा दीक्षा मेरे बच्चे, गणित ने हमें एक बात समझाई कि मैं अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा रिजल्ट हमेशा प्लस निकलेगा, क्या मेरी बात से सहमत है? इफ यू अग्री से यस सर, इफ यू अग्री से यस सर, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या बनता है,
प्लस बनता है, सभी भाइयों को पता है ना दोस्त। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि बेटा -2 इंटू -2 क्या रिजल्ट निकलेगा, आप कहोगे सर प्लस का 4 निकलेगा, वेरी सिंपल है ना। अब इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों जब आपस में टकराए तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है बेटा, इसका मीनिंग निकल कर आता है कि मानसी जो है वो केयरफुल है। अरे हाँ ना, मानसी क्या है, केयरफुल है। समझ आई बातचीत, अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे, ठीक है। मैंने आपके सामने छोटा सा वाक्य लिखा, संजीव स्टडीड रेगुलरली लेस्ट ही शुड फेल। अब इसकी मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसके मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। संजीव लगातार पढ़ता था, संजीव लगातार पढ़ता था, कहीं ऐसा ना हो, इसकी हिंदी क्या है, कहीं ऐसा ना हो वह फेल हो जाए, ठीक है जी। अब ही शुड के साथ फेल अपने में क्या है, नेगेटिव है, लेस्ट अपने में क्या है, नेगेटिव है। जब आपस में टकराए तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया, कहीं ऐसा ना हो वह फेल हो जाए। समझ रहे, कहीं ऐसा ना हो वह फेल हो जाए, तो यहां क्या हो गया इसका मतलब, कहीं ऐसा ना हो वह फेल हो जाए। इसका मतलब डबल नेगेटिव्स किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हमेशा मीनिंग क्या बना देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ये लिखा हुआ लेस्ट खुद में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ डाई खुद में नेगेटिव है, दोनों जब आपस में टकराए तो मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाए, ठीक है। विजेंद्र कह रहा है सर डायरेक्ट केयरफुल क्यों नहीं लिखा है सर। बाबू ये भाषा में कहने का तरीका है, किसी भी बात को कहने के कई सारे तरीके होते हैं। अब बात को समझ रहे, किसी भी बात को कहने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब आप किसी से जब बात करते हो विजेंद्र, ठीक है ना, और कोई इंसान आप पे शक कर रहा है, चलो दूसरी बात करते हैं, ठीक है। मान लो आपकी एक प्रेमिका है, मान लो आपकी कोई प्रेमिका है, वो आप पर शक कर रही है, ठीक है ना, तो आप उसको क्या कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, है। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ, आप कह तो सामने के लिए क्या रहे हो, सवाल कह रहे हो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाला उसका मतलब क्या समझ रहा है, मतलब समझ रहा तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। समझ रहे बात, समझ रहे। जैसे कभी आप किसी इंसान के सामने हिंदी में कहते हैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या निकल कर आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो ये कहने के तरीके हैं, ठीक है। आप किसी इंसान को जाकर आज कह देंगे डोंट आई लव यू, डोंट आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग जो है, ये मैं कॉन्ग्रुएंट का साइन बना रहा हूं सर्वांग समता का, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप इसका मीनिंग सामने वाले को यही कहते हैं आई लव यू। तो दोस्त कहने के अलग अलग तरीके हैं, ओके, ठीक है फाइन। ये सारी चीजें कहने के अपने अपने तरीके हैं। तो ग्रामर हमें सिखाता है कोई भी बात को कहने के तरीके। अब आप ये कहोगे सर पर्पस बताने के लिए जब एक शब्द हमारे सामने कंजंक्शन काफी था, इनकी क्या जरूरत थी सर, एक से ज्यादा तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है दोस्त। अरे बाबू भाई ठीक है, चलो भाई ये भी प्रोग्राम ठीक हो गया भाई, नाराजगी तो नहीं कोई भाई किसी की। हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक ही बात को कितने तरीके से कह सकते हैं, चलो भाई ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब ये जो सो दैट और सो एज है, हमने अभी आपके सामने लिखा सो दैट, है ना, नेड़े नेड़े रख दिए थे मैनू, सो के साथ एज नेड़े नेड़े रख देते हैं ना, दोनों साथ हैं। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा अगर याद करें तो हम लोगों ने इस सो और दैट को अलग अलग रूप में अलग अलग ढंग से भी पढ़ा है। इसी तरीके से सो और एज को हम लोगों ने अलग अलग हिस्सों में भी बांटकर पढ़ा है पिछली क्लासेस में, ठीक है ना, पिछली क्लासेस में, ठीक है। अच्छा अब एक छोटी सी बात करो, ध्यान दीजिएगा। अब अगर कोई भी बच्चा, जब मैं आप लोगों को एडवर्ब पढ़ा रहा था तभी सो दैट को अलग अलग लिखना सिखाया, जब मैं आप लोगों को एडवर्ब पढ़ा रहा था तब सो और दैट को अलग अलग लिखना सिखाया, मैंने जब एडजेक्टिव पढ़ाया तब सो और एज को अलग अलग लिखना सिखाया। अगर आप में से कोई बच्चा उस समय डाउट के नाम पर इस बात के लिए रोने लग जाता कि सर मेरा डाउट नहीं सुन रहे हो आप, मुझे सो और एज इकट्ठा लिखा हुआ भी देखा है उसके बारे में नहीं बता रहे, तो आप मुझे सच बताना, क्या मैं उस समय बता सकता था आपको, बताइए क्या मैं उस समय आपको बता सकता था। सर मेरी हिम्मत ही नहीं थी। अरे जो चीज मेरे भाई कंजंक्शन में बताने लायक होगी मैं वही तो बता पाऊंगा, यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, है ना। मैं आपको जो चीज जहां बताने योग्य होगा बाबू मैं वही बता पाऊंगा। आप पेशेंस रखोगे, जिस दिन आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपको हर बात की वजह पता होगी कि कहां कौन से टॉपिक में क्या चीज बताई गई। क्या पता एडजेक्टिव का कौन सा कॉन्सेप्ट मैं प्रीपोजिशन में जोड़ दूं, आपको तो नहीं पता, मुझे पता है। नाउन में कौन सी बात अधूरी छोड़ रखी है जो जाकर प्रीपोजिशन में जुड़ेगी, आपको नहीं पता मेरे भाई, मुझे पता है। समझ रहे। लेकिन दोस्त पेशेंस नहीं रखोगे तो क्लास में सिर्फ शिकायतें करोगे, और दोस्त शिकायत करने वाले का कोई इलाज नहीं होता। ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स वाला टीचर इधर क्वेश्चन लिखा, 2 अक्षर लिख के क्वेश्चन खत्म कर देता है। डाउट है भाई, नहीं समझ आ सकता, बिल्कुल नहीं समझ में आ सकता 2 अक्षर में पूरा का पूरा सवाल। इंग्लिश में आपको सारी चीज लिखकर एक एक समझाई जाती है, तो डाउट नाम की चीज नहीं हो सकती, समझ रहे भाई। बट अब डाउट नाम की चीज के चक्कर में आप इतने परेशान हो जाए, क्या पढ़ना छोड़ के अपने डाउट के लिए रोने लग जाए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझे समझे। अब आ जाओ बेटा, अब सो और दैट अलग अलग कैसे होते थे, सो और दैट अलग अलग तब होते थे जब इसके बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखते थे। सो एज तब अलग होते थे जब इसके बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखते थे। कुछ कुछ याद आएगा, देखो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ याद आएगा। जैसे कि मान लो मेरे बच्चे, मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक सेंटेंस, मैंने कहा ही इज टू बिजी टू गिव अस सम टाइम। बेटा इस सेंटेंस को जरा देख के बताओ क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाइएगा, ठीक है। राधा इज ओल्ड इनफ टू फेस एवरीवन। बेटा इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे। रवि भाई कह रहा याद नहीं होता है, शुरू में मुझे भी याद नहीं होता था भाई, ठीक है। शुरू में मुझे भी याद नहीं होता था, लेकिन बाद में याद होना शुरू हो गया, समझ रहे, बाद में याद होना शुरू हो गया भाई। पहले मैं भी सारा दिन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, फिर मैंने भाई साहब 14 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह निकलता था मेरे भाई 7 बजे, और भाई रात को घर में घुसता था 7:30 10:30 बजे। मजबूरी अपने आप सिखा देती है साहब। अगर रवि भाई ये सोच लिया ना कि मुझे सिलेक्शन लेके जितना जल्दी हो सके अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालना है, अपने आप ठीक हो जाता है सब, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ये मोटिवेशन तो सूखा तेल है जो आपकी गाड़ी को थोड़े समय तक चला देता है, समझे। ओके, अभी सेंटेंस को आप कैसे करेंगे सर, टू के साथ नेगेटिव होता है इसलिए सम नहीं, हम यहाँ एनी लगाएंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ही इज सो बिजी, वह इतना बिजी है कि ही कैन नॉट गिव अस एनी टाइम, ठीक है ना जी। वह इतना बिजी है कि वह कुछ भी समय हमें नहीं दे सकता, ठीक है भाई। अब इसकी बात हम कर रहे हैं तो राधा इज सो बोल्ड दैट शी फेसेस एवरीवन। ये हमने एडवर्ब में सीखा है मेरे बच्चे, ये हमने कहां सीखा बेटा, एडवर्ब में सीखा है।
ठीक है भाई। अब सो और एज को हम अलग अलग करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। गॉट इट। अब इसकी हिंदी क्या निकल कर आती है, इतना। इस सो की हिंदी निकल कर आती है इतना, और दैट की हिंदी निकल कर आती है की। ठीक है भाई। इस सो एज की जब हम बात करते हैं तो ये कंपैरिजन करने का काम करता है, और किस तरह के सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस में। भाई पढ़ा है एडजेक्टिव्स में, अब ये मत कहना सब दोबारा बता दो, क्योंकि फिर तो हम कुछ कह नहीं पाएगा तुमको भाई। ठीक है दोस्त। मैं अगर एग्जांपल से इस बात को समझूं, मैंने कहा राधा इज नॉट सो सिंसियर एज इट इज। ठीक है। अब एक छोटी सी परीक्षा के लिए है, सारे के सारे शब्दों की पहचान मुझे बताएं, सारे के सारे शब्दों की पहचान मुझे बताएं। इस वाक्य को पहले ध्यान से पढ़ो बेटा, इस वाक्य को पहले तुम ध्यान से पढ़ो भाई, और सारे शब्दों की पहचान मुझे बताओ बेटा। ठीक है ना। ये नंबर 1 वाला शब्द क्या है, नंबर 2 वाला शब्द क्या है, 3 वाला शब्द क्या है, 4th वाला, 5th वाला, 6th वाला, 7th, 8th। चलो भाई सारे शब्दों की पहचान बताओ। अब मुझे पता चल जाएगा आप में से कौन मेरा भाई बिल्कुल सटीक तरीके से रिवीजन करके आ रहा है, पढ़ के आ रहा है। बताओ भाई। राधा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है। इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, नॉट अपने आप में एक एडवर्ब है। यहाँ सिंसियर लिंकिंग वर्ब की वजह से सिंसियर जो है एडजेक्टिव है, ठीक है जी। है ना। अब अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो सिंसियर के लिए हम क्या करेंगे, सो का एडवर्ब की तरह यूज करेंगे। भाई एडजेक्टिव ही तो, एडवर्ब तो एडजेक्टिव का काम करेगा क्वालिफाई करने का। ये हमारे सामने नंबर 6 पे एज है कंजंक्शन, ये फिर से हमारे सामने एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, और ये जो लिखा है आखिर में लिंकिंग वर्ब है। पहचान गए भाई सारे शब्दों को, पहचान गए दोस्त सारे शब्दों को। ठीक है। ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये छोटे छोटे शब्दों को आपको समझना है भाई। ओके, कोई दिक्कत। अब ये छोटी छोटी चीजें बेटा आपको पढ़नी है, ठीक है ना। ओके, अब इसकी हिंदी भी तो मैं बता दूं आप लोगों को। सो और एज की हिंदी क्या होगी, इतना जितना। सो एज की हिंदी है भाई। ओके, करेक्ट होगी सारी चीज। अब मजा आ रहा है कंजंक्शंस में। चलो थैंक यू सो मच बेटा। अब मेरे मन में एक दो बातें और हैं। कम फास्ट एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा है, और एक मैंने लिखा है कम क्विकली। ये एडवर्ब में मैं बताना आपको भूल गया था दोस्तों, एक बार ना इसके बारे में समझा देता हूँ। एडवर्ब में ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था। जरा इन दोनों वाक्य के मीनिंग में कोई फर्क बता सकते हैं आप, जल्दी बताइए। कम फास्ट और कम क्विकली में क्या फर्क है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। देखो बेटा, जब हम फास्ट की बात करते हैं तो फास्ट अपने आप में एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक है ना। ये हमेशा स्पीड के बारे में बताने की कोशिश करता है, इसके बारे में बताता है स्पीड के बारे में, ठीक है ना। और स्पीड इन टर्म्स ऑफ रेट, इन टर्म्स ऑफ रेट, रेट का मतलब क्या होता है, गति, ठीक है ना। इस रेट का मतलब यहाँ दर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमेशा गति की बात करता है, ठीक है ना। अब गति का मतलब क्या हो सकता है, किस तरह की गति हो सकती है, समझने की कोशिश करना। ये गति हो सकती है किसी चीज को बोलने की, दौड़ने की, लिखने की, समझ रहे, बात समझ रहे, दौड़ने की, चलने की, लिखने की, एक्सेट्रा। ये होता है फास्ट का मतलब, ठीक है भाई। अब अगर मैं आपके सामने इसी क्विक के बारे में, इसी का एक बिगड़ा भाई है क्विक, अगर क्विक की मैं बात कर रहा हूं तो क्विक अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, और अगर मैं क्विक से एल वाई जोड़कर इसे बना देता हूं एडवर्ब, तो क्विकली के बारे में समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्विक या क्विकली हमें बताने की कोशिश करता है स्पीड के बारे में, लेकिन ये स्पीड किसकी बात करेगा, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। यानी कि समय की स्पीड के बारे में ये बताएगा। इस समय का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कम समय में या कम समय लगाकर, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसके लिए क्या कहा, ठीक है ना। रेस्पॉन्स क्या हो सकता है, आपके पास किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। आपके पास किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ चीज लिख के भेजी है, अब व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ चीज लिख के भेजी, आप उसका जवाब दे रहे हो, आप उसका जवाब दे रहे हो कैसे, क्विकली, रेस्पॉन्स दे दिया। अरे हाँ ना, किसी चीज को कैच कर देना, किसी चीज के पीछे भागना, सर भागने में समय भी कम लग सकता है, भागने की तेज स्पीड भी हो सकती है, समझ आया भाई, है ना। तो अब कम फास्ट और कम क्विकली में क्या डिफरेंस हो गया बेटा, आप कहोगे सर यहां पर मैं तेज गति की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और यहां मैं कम समय में आने के लिए किसी को कह रहा हूं बेटा आओ, पर कम समय में आओ, कम समय लगाओ और जल्दी पहुंचो, समझ गए, है ना। अब थोड़े से सवाल यहीं से और जोड़ दे रहा हूं, बताओ मुझे ये बताओ बेटा, फास्ट या क्विक बोलर कौन सा सही है, फास्ट या क्विक रेस्पॉन्स। अब देखो बेटा, इस बारे में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको कि नाउन से पहले आती है एडजेक्टिव की तरह से यूज होना है, इन दोनों में से चॉइस आपको मार्क करनी है, जल्दी बताओ। राइट फास्ट या राइट क्विकली, बताओ जरा। वाटर फ्रीजेस क्विकली या फिर फास्ट, बताओ बेटा। लगाना पड़ेगा दिमाग, सोचना पड़ेगा दोस्तों। शाबाश, अब एक आंसर बना देते हैं। बॉलर स्पीड कौन सी, दौड़ने की, ठीक है ना, चलने दौड़ने की बात कर रहा है, इसलिए क्विक नहीं फास्ट बॉलर कहा जाता है, ठीक है ना। रेस्पॉन्स में किसी को जवाब देने में जो समय कम लगता है उसके अनुसार ही हमें क्विक कहना होता है, ना कि फास्ट रेस्पॉन्स। लिखना कैसे है, क्विकली, कम समय में लिखने की बात नहीं, हम कहेंगे लिखने की तो अपनी स्पीड होती है साहब, पानी जो जमता है वो कम समय में जम जाता है, इसलिए क्विकली हमने कह दिया फास्ट की बजाय, ठीक है। हाँ कि ना, पानी के जमने की जो स्पीड है वो फास्ट नहीं हो सकती, पानी के जमने का समय कम हो सकता है। यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, एक ऐसा ही शब्द और है, उसके बारे में भी बता देता हूं, फिर क्लास की छुट्टी कर देंगे भाई, ठीक है। अर्ली अपने आप में एडजेक्टिव है,
माफ करना बेटा, आप सभी समझ गए, हमारे प्यारे से राकेश यादव सर आए थे। चलो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं दोस्तों, ये एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब भी होता है। बस लास्ट बात बताऊं फिर छुट्टी कर दूंगा। नंदिनी, पायल, विनीत भाई, बिल्कुल नहीं कोई गुस्सा होगा, ठीक है भरत भाई? अर्ली एडजेक्टिव की तरह भी, एडवर्ब की तरह भी। जैसे मैंने आपके सामने कहा, एक छोटी सी बात देखो ध्यान से समझना, मैंने आपके सामने कहा अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब क्या होता है? वो पक्षी जो सुबह जल्दी उठते हैं, वो पक्षी जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो बेटा एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर जी, नाउन से पहले अर्ली यूज करोगे, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। अगर मैंने कहा शी इज अर्ली टुडे, तो बाबू ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हो गया। तो यानी कि दूसरा नियम क्या होगा, लिंकिंग वर्ब के बाद अगर अर्ली का यूज करते हैं तो भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। पहला पॉइंट ये लिख दिया बेटा, दूसरा पॉइंट ये लिख दिया, है ना। और भाई अगर एडवर्ब की तरह लेकर चलते हैं तो मैंने यहां इसको हटाकर कहना शी केम अर्ली। अब एडवर्ब की तरह कैसे यूज होगा साहब, एक्शन वर्ब के बाद ये एडवर्ब बन जाता है, बात खत्म। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये छोटे छोटे शब्द थे बेटा, एडवर्ब में हमारे रह गए थे, अभी मैंने इनको इसलिए आपको समझा दिया, ठीक है। आज के लिए पहले बाबू इतना पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है। और हम थे कहाँ, हम थे तुम थे और समा रंगीन, समझ गए ना। अरे जानना था जापान, समझ गए चीन। ओके, थोड़ी रिवीजन करके आइएगा भाइयों। ये बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब था, इसको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है भाई। और मेरे बच्चों डाउट के नाम पे अपने आप को कंफ्यूज मत करो। आप अपने नोट्स को ध्यान से पढ़ना शुरू करोगे, नोट्स में सारी बातों के सोल्यूशन लिखे हुए हैं, ठीक है। पेशेंस रखो, ठीक है। हाँ, मैं मैथ्स से चिढ़ नहीं रहा, मैथ्स अपने आप में एक अलग चीज है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी कल आप लोगों के साथ आपके समय पर। बाय एवरीवन, टेक केयर।